हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार एक व्यापारी अपने मित्रों के साथ एक देश दूसरे देश दूसरे प्रदेश ऐसे करके व्यापार किया करते थे और दूर दूर तक व्यापार करते थे। होता है, एक दिन की बात है कि अपने जहाज में सामान लोड किए हुए और वो यात्रा कर रहा था और अचानक क्या होता है कि समुद्र में एक तरंग उठती है और तरंग उठने के कारण जो है वो मतलब उसका जहाज जो है डूब जाता है। सारे यात्री, उनके जितने मित्र थे, सब लोग उसमें डूब जाते हैं, सामानें डूब जाती हैं, जहाज डूब जाता है, लेकिन वो व्यापारी बच जाता है। किसी तरह से वो तो बेहोश हो जाता है, लेकिन किसी तरह से कुछ समय बाद उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि हम एक दूसरे टापू पर आ चुके हैं। हम टापू पर वह अपने आप को पाता है, चारों तरफ देखता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है उसको, सब कुछ सुनसान, बिल्कुल जंगल। अपने सहायता के लिए किसी लोगों को पुकारता है, लेकिन कोई उसे दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो सोचता है कि इस टापू पर न कोई लोग रहते नहीं है, बेचारे मायूस हो जाते हैं। ईश्वर को पुकारता है कि हे ईश्वर, मुझे मदद कीजिए, मुझे किसी तरह से इस टापू से रास्ता बताइए निकलने का, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं मिलता। अब क्या होता है सुनना, उसी टापू पर समझ जाता है कि अब हमको यहीं रहना पड़ेगा और यहीं हमारी जिंदगी है, यहीं हमारा चलो वो क्या करता है, वहीं पर कुछ अपना खाने पीने का प्रबंध करता है। उसी जंगल से, उसी तालाब से कुछ पानी है, उसमें से मछलियां पकड़ता है और उसी को पकाता है, खाता रहता है। वैसे चल रहा है उसका जिंदगी। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर बनाता है और रोज भगवान को कहता है कि हे ईश्वर, मुझे कुछ रास्ता बताइए ताकि मैं निकल सकूं यहाँ से। अब क्या होता है कि अचानक एक दिन जब वह शिकार करके वापस लौटता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और सारा घर शाम के समय में धूप धूप करके जल रहा है। वह आग इतनी तेज थी, जंगलों में भी आग लग चुकी थी, वह पता नहीं, समझ में नहीं आया उसको क्या करे। अंत में वह क्या होता है कि वह यहाँ से जो है मायूस हो जाता है। सोचता है कि हे प्रभु, हमने आपको रास्ता दे दिया निकलने के लिए, लेकिन आपने तो रास्ता ही नहीं बताया और उल्टा हमारी जो घर थी उसको भी जला दिया, आप करें क्या। वह मायूस होकर के सो जाता है, चलो हमारी जिंदगी ही ऐसी है। लेकिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि टापू के पास एक बड़ी जहाज जो है लगी हुई है। वह देख करके काफी प्रसन्न होता है और जल्दी से वो पानी की जहाज में वह जाकर चढ़ जाता है और पायलट से पूछता है कि आप कैसे यहाँ आए, कैसे आपको पता चला कि हम आपको आए। तो कहा, पायलट ने उसे बताया कि तुमने मुझे रात में जो वो आग जलाया था, आग जलाकर के जो संकेत दिया, इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई लोग हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए और हम वहाँ से आ गए इस टापू पर। तब वो व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर, आपने जो मेरी जिंदगी में किया अच्छे के लिए किया। और जानते हैं, उस जहाज पर जब वो चढ़ा तो उस जहाज के माध्यम से उस पर एक ऐसे लोगों से मिला उस जहाज में जो उसकी जिंदगी बदल दी और वो बहुत बड़ा मतलब व्यापारी ही नहीं, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया उसके बाद। यानी कहने का अर्थ है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपके सामने मुसीबत आ रही है तो भी समझिएगा वो अच्छे के लिए ही आपके पास आ रहा है। क्लियर? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 का हम लोग पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 है, जिनके शीर्षक का नाम है बहुत दिनों के बाद, और इनके लेखक हमारे हैं यानी कवि साहब नागार्जुन, जिनके बारे में कल हम उनके परिचय जीवन के बारे में पढ़े थे और कविता में उन्होंने क्या क्या लिखा था इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर के पहले उस चैनल देखिए वीडियो, तब समझ में आएगी कि कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, सुनिएगा। नंबर 1 में क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा और क्या सुना। चैप्टर आप पढ़े होंगे। चैप्टर में कवि अपने गांव घर को छोड़कर शहर चले गए हैं, शहर से वापस आए हैं
तो वापस जब गांव में आते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने क्या देखा, तो पहला देखा हमने धान की सुनहरी बालियां जो पक कर तैयार हो चुकी है, उसको हमने खेतों में लहलहाते देखा। फिर वो कहते हैं कि धान कुटती हुई किसी किशोरी के पैरों में लगी घुंघरू और हाथों की चूड़ियों की आवाज को मैंने सुना और उनके मधुर तान को सुना। उनकी आवाजें जो आ रही है तो गाने की, जब धान कुटती है महिलाएं और वो जब गाना गाती है, वो तान को मैंने सुना। तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने मौलश्री के जो ताजे ताजे फूल हैं उसके सुगंध को सुना। वहां की मिट्टी में जो चंदन जैसी सुगंध आ रही है उसको सुना। और ताल मखाना हमने खाया, गन्ने का रस भी चूसा हमने। यानी कहने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद कभी अपने प्राकृतिक प्रेम में, कहते हैं कि काफी दिनों से गांव से बाहर शहर में रहने के कारण गांव से लगाव कम हो गया था, लेकिन जब गांव आते हैं तो गांव के खेतों की सुनहरी धान की वाली को देखते हैं, आंगन में धान कूट रही और गा रही मधुर संगीत को सुनते हैं, मौलसरी के सुगंधित फूल को जब सूंघते हैं, उनके सुगंध को ये उन्हें बहुत ही रोचक लगता है। ये सारी चीज देखते हैं। अगर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन रहे तो क्या लिखना मेरे भाई, लिखोगे कि कभी बहुत दिनों तक कहाँ रहे हैं, शहर में रहे, शहर से जब वापस गांव आते हैं तो गांव आने के बाद उन्हें गांव के प्राकृतिक चीज काफी आकर्षित करती है और धान के वालियां, धान कुटती हुई महिलाओं की गीत, मौलसरी के सुगंध, गांव की मिट्टी चंदन जैसी सुगंध, और पांचवा ताल मखाने, साथ साथ में गन्ने का रस जो चूसते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहते हैं सुनना मेरे भाई। कवि ने अपने गांव की धूल को क्या और क्यों कहा है। देखिए क्या कहते हैं, कवि अपने गांव की धूल को क्या कहा है और ऐसा क्यों वो कहे हैं। तो लिखेंगे कवि यानी नागार्जुन जी, वो कहते हैं कि अपने गांव से उन्हें काफी प्रेम है, गांव के मतलब गांव में रहने के कारण ऐसे भी किसी को अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी लगती है। लेखक साहब गांव में जब वापस आए हैं तो गांव से उन्हें काफी प्रेम है और गांव की मिट्टी अब कैसी दिखाई पड़ती है, उन्हें चंदन जैसी दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि हमारी गांव की जो मिट्टी है ना, वह कैसी दिखाई पड़ती है, चंदन जैसी दिखाई पड़ती है। माने गांव की मिट्टी से वो काफी प्रेरित हैं, अच्छा उन्हें लगता है, बहुत ही सुंदर उन्हें लगता है कि गांव की मिट्टी से लगाव उनका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, जब कवि नागार्जुन जी काफी दिनों के बाद शहर से वापस गांव आए हैं तो गांव की मिट्टी उन्हें चंदन जैसी दिखती है। अब कहते हैं क्यों ऐसी दिखती है, इसलिए क्योंकि वह उन्हें प्रेम बस गांव की जो जन्मभूमि है उनकी, वो जन्मभूमि पर जब आए हैं तो उनकी जो प्रेम है वह काफी छलकता है और उस मिट्टी को वह चंदन का संज्ञा दिया है कि भाई ये मिट्टी नहीं, ये क्या है, चंदन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनना। कविता में बहुत दिनों के बाद पंक्ति बार बार आई है, इसका क्या औचित्य है, क्या महत्व है। देखिए कविता में जब आप पढ़ेंगे तो कविता में हर एक अंतराल के बाद बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, ये बार बार आया है, हर अंतराल में एक एक बार आया है। आखिर कवि ऐसा क्यों लिखे, क्या बात थी। देखिए ऐसा कहते हैं कि यह पंक्ति कवि के प्राकृतिक प्रेम को जोड़ता है। बहुत दिनों तक शहर के वातावरण में रहने के कारण उन्हें प्राकृतिक वातावरण रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब गांव आए हैं तो फिर वापस उनको मौका मिला है, इसीलिए बहुत दिनों के बाद वो ऐसा बार बार लिखते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अपने प्रेम को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, इस बात को दिखाने के लिए बहुत दिनों के बाद वो बार बार प्रयोग किए हैं। क्या लिखना, लिखोगे कि कवि नागार्जुन जी अपने गांव को छोड़ शहर चले गए, गांव की जो प्राकृतिक वातावरण है उससे वो कटअप हो गए शहर जाने के बाद, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब वापस आते हैं गांव तो ये प्राकृतिक वातावरण उन्हें बहुत सुंदर लगती है और इसीलिए उन्होंने लिखा कि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, ताकि इससे ये एहसास हो सके कि मुझे प्राकृतिक प्रेम बहुत ही मन में है और उस प्राकृतिक प्रेम को जगाने के लिए उन्होंने कविता में लिखा बहुत दिनों के बाद। आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा मेरे भाई। 4 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, पूरी कविता में कवि उल्लेसित हैं माने खुद प्रसन्न है, इसका क्या कारण है। देखिए कवि अपने कविता के माध्यम से कहते हैं कि वो संपूर्ण कविता में काफी प्रसन्न है, खुश है। ऐसा क्यों,
तो कवि इसलिए प्रसन्न है क्योंकि जब वो बहुत दिनों के बाद आए हैं और जो गांव की जो प्राकृतिक प्रेम है वो वहां देखने को नहीं मिलती है शहरों में। ना तो आपको वहां फूल मिलेंगे, लेकिन फूल में सुगंध नहीं मिलेगी। महिलाएं मिलेंगी, लेकिन वो धान कुर्ती महिलाएं और उनकी जो मधुरतान है वो नहीं मिलेंगे। अर्थात इन प्रेम को पाने के बाद जन्मभूमि पर जब वापस आए हैं तो जो उनकी खुशियां हैं उस खुशियों के कारण वो प्रसन्न है कि भाई चलो, एक नहीं होता है जेल से छुटकारा समझिए उनको मिला है। पहले शहर गए थे, वातावरण काम के उद्देश्य से हो या मजबूरियां हो, जो भी हो, वो गांव से कटअप होकर के कहाँ चले गए थे? शहर। और उन्हें वहां बहुत दिनों तक ठहरना पड़ा, जिसके कारण जब वापस गांव आए हैं तो गांव आने के बाद जो गांव की प्रेम है वो प्रेम को पाते हैं, वो खुली वातावरण को पाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं। और इन सारे चीजों को पाने के बाद कवि के मन में एक बहुत ही बड़ा हर्ष हर्ष खुशी उल्लास है। काफी वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं और हर बार उस प्राकृतिक वातावरण को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। आगे चलेंगे, सुनना अगला क्या कहते हैं। अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ, इस भू पर इन पंक्ति के मर्म उद्घाटित कीजिए। देखिए, कविता में कवि नागार्जुन जी एक साथ लिखे हैं। क्या लिखेंगे सुनिएगा। अब की मैंने माने इस बार जब हमने आया, जी भर भोगे, बड़ा मन प्रसन्न होकर के, माने खुश मुद्रा में होकर के हमने हर एक चीज को भोगा है। प्रकृति की जितनी चीजें वातावरण में उपलब्ध हैं और हमारी शरीर की जितनी इंद्रियां हैं और जो सब महसूस कर सकते हैं उस सब को हमने भोगा। जैसे देखिए कहते हैं गंध, तो गंध किसका? मौल श्री का गंध। मौल श्री, यहाँ मौल श्री नहीं समझिए, यहाँ इसको क्या समझिए आप कि किसी फूलों की गंध, जो आप रात रानी हो या कोई चमेली हो, गेंदा और गुलाब हो, इसकी जो ताजी ताजी गंध है, पेड़ में फूल लगी हुई है और पेड़ से जो गंध आ रही है फूलों की, ये गंध सूंघने को कहाँ मिलेगा? गांव में मिलेगा। अर्थात इनका नाक जो है ना, कबीबर का नाक, यहाँ की जो इंद्रियां हैं वो प्रसन्न है। दूसरा कहते हैं रूप। रूप यहाँ पर किसका रूप? तो मिट्टी जो है ना उनको चंदन जैसी दिखाई पड़ती है, यहाँ गांव की मिट्टियां उन्हें काफी सुंदर लग रही है। रस, रस का मतलब होता है कि समझिए एक तरह से वो क्या कहते हैं, ताल मखाना और जो खाते हैं तो इनसे उनकी जीवा प्रसन्न होती है। देखिए एक बार आंख, नाक, जीवा। फिर कहते हैं शब्द। शब्द जब छू मतलब सुनते हैं, शब्द जो है वो क्या है? सुनते हैं। कौन? जो गाने की गायन जो है वो, और फिर उनकी आंख, यानी कि शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उस सब को वहां पर एक साथ भोगते हैं। इसी माध्यम से कहते हैं कि हमने इस बार गांव जब आए हैं तो गांव के हर एक बातों को वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हर एक अंग को, यानी हर एक इंद्रियों को वो काफी प्रसन्न देखते हैं, खुश देखते हैं। ठीक है, मैंने एक साथ उन्हें गांव में ये सब देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस कविता में ग्रामीण परिवेश के कैसा चित्र उभरता है? ग्रामीण परिवेश, देखिए कविता कहाँ की है? गांव की है। अब धान का फसल कहाँ मिलेगा? पकी हुई बालियां कहाँ मिलेगी खेतों में? तो गांव में मिलेंगे। धान कुर्ती महिलाएं कहाँ मिलती है? जो गाने गाती है, गांव में मिलती है। क्लियर? चलिए, इसके अलावे वो धूल मिट्टी कहाँ मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। ताल मखाना और गन्ने का रस चूसने की प्रक्रिया कहाँ मिलेगी? गांव में मिलेगी। क्लियर? तो लेखक सॉरी कवि साहब कहते हैं कि ये सब घटना कहाँ की है? गांव की है। और उनका घर भी कहाँ है? गांव में है, दरभंगा गांव में। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यह ग्रामीण परिवेश का चित्र साफ साफ उभरता है। इस कविता में लिखेंगे, इस कविता में ग्रामीण परिवेश का चित्र साफ साफ उभरता है। कवि का घर बिहार राज्य के उत्तरी सीमा पर दरभंगा गांव में हुआ है, जो धान के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है, धान के उत्पादन के लिए। और यहाँ पर शादी विवाह हो या मुंडन जनेऊ हो, धान के चावल निकालने की बात हुई हो, और सब बाल बालिकाओं द्वारा गीत गाकर किया जाता है। यानी आप शादी विवाह में भी देखे होंगे, धान कुटने वाली जो बात होती है ना, इसका वहां पर प्रक्रिया होता है। हमारे यहाँ विधि भी होता है, नहीं होता है? यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक साथ मिलकर के सब लोग गाते हैं। यहाँ पर कहते हैं रात नारी, रजनीगंधा, मौलश्री, ये सारे फूलों की गंध जो है वो कहाँ मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। देखिए फूल तो आपको शहर में मिल जाएंगे, लेकिन वो ताजी ताजी फूल की जो गंध है वो गांव में मिलेंगे। इस बात से ये पता चलता है, इस बात से ये पता चलता है कि यह कविता कहाँ की है? गांव की है।
कविता में गांव की परिवेश का दृश्य देखने को मिलता है। चलते हैं आगे, सुनते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धान कुर्ती किशोरियों की कोकिल कंठी तान में जो सौंदर्य चेतना दिखलाई पड़ती है उसे स्पष्ट करें। यानी कवि नागार्जुन दी अपने कविता के माध्यम से लिखे हैं कि जब धान कुर्ती महिलाएं हैं और वो महिलाएं जब अपनी सुंदर सुंदर आवाजों से धान कुटते समय जब गाना गाती है, ये दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर है। इससे हमारे रूप रस गंध सब प्रसन्न हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है ये दृश्य लेखक के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य माना जाता है। क्या कहते हैं सुनिएगा। कभी गांव में धान कुर्ती महिलाओं की चूड़ियों की खनक, ओखली में धान कुर्ती किशोरियों की मधुर आवाज बहुत ही सुंदर लगता है। इससे कवि के मन काफी हर्षित होते हैं। यानी कवि भर इस दृश्य को देखते हैं, आवाज को सुनते हैं, जो उन किशोरियों की धान कुटते हुए आवाज आती है। और ये वातावरण अब तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन पहले के वातावरण बहुत ही सुंदर होता था, मन प्रसन्न हो जाता था। क्लियर। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं। कविता में जिन क्रियाओं का उल्लेख किया सभी स्वकर्म क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रियाओं का सुनियोजित प्रयोग कवि ने क्यों किया है। देखिए सुनिएगा, कविता में जितने भी हैं क्रियाएं वो सकर्मक हैं और इन्होंने सुनियोजित रूप से इसका प्रयोग क्यों किया है। तो लिखेंगे कवि के अनुसार सकर्मक क्रियाओं का उपयोग किया गया है। प्रकृति के सभी अवयव क्रियाशील हैं, जीवन में अकर्मक का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अकर्मता वास्तव में मृत्यु के समान है और क्रियाशील आदमी काफी आनंदित रहता है। यानी आपने क्या समझा, कविता में कवि सारे सकर्मक चीजों का प्रयोग किए हैं। सकर्मक का मतलब होता है गतिशीलता, जीवन में गतिशील होनी चाहिए। और जैसे आप अकर्मता में जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मृत के समान घोषित हो जाएंगे। तो कवि ने जब गांव आए हैं और गांव में जब वापस लौटे हैं तो उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको सक्रिय बनाने के लिए अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश की है और कहते हैं सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। यानी यहाँ पर सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कविता में किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहते हैं सुनता। कहते हैं कविता के हर बूंद बंद में एक इंद्रिय अनुभव का जिक्र है, अंतिम बंद में उन सब का सार सम्मिलित कथन है, कैसे रेखांकित करें। देखिए क्वेश्चन सुनना। कविता में हर बंद में एक एक इंद्रिय अनुभव का जिक्र है। आपने कविता पढ़ा होगा, कविता में कविवर हर एक एक इंद्रियों का जिक्र किया है। पहले पद में उन्होंने क्या लिखा कि वहां की धान की सुनहली बालियां पकते हुए देख करके मेरा आंखें नयन जो है वो प्रसन्न है, प्रफुल्लित हैं। यानी कि कवि का यहाँ पर एक इंद्रियां आंख प्रसन्न हो गई। दूसरे पद में उन्होंने लिखा कि उन धान को कूटती हुई महिलाएं जब मधुर तान में गाती है तो मेरे कान प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए दूसरे शब्द में उन्होंने क्या लिखा कि हमारी कान क्या है, प्रसन्न है। दो इंद्रियां खत्म। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मौल श्री के गंध जो सूंघते हैं तो उनके नाक प्रसन्न है, इन तीसरी नाक प्रसन्न। चौथा पद में उन्होंने लिखा कि जब कविवर गांव जाते हैं, गांव की मिट्टियां में जब स्पर्श करते हैं तो उनकी शरीर की एक एक त्वचा सब प्रसन्न है, तो वहां त्वचा प्रसन्न है। और अगली बार जब वो गए हैं कहाँ, ताल मखाना और गन्ना चूसे हैं तो उनकी जिह्वा, ओठ और मुंह जो है वो इंद्रियां प्रसन्न है। यानी कि लेखक साहब की जितनी इंद्रियां हैं सब क्या है, प्रसन्न है। और अंतिम पद यानी छठे पद में उन्होंने पूरा एक साथ व्यक्त किया है कि हमारी सारी रूप रस गंध सारा हमारा इंद्रियां जो है इस गांव में आने के बाद प्रसन्न है। अर्थात लेखक साहब अपने आप को प्रसन्न घोषित करते हैं। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चैप्टर में कुल 9 क्वेश्चन हैं, हमने 9 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट करेंगे और साथ ही साथ ये हमें बताएंगे कि आप कहां से देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं अगले चैप्टर त्रिलोचन जिनका लिखा हुआ गालिब। ठीक है, बहुत अच्छे शायर थे, उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।